कर। तो देखिए, हमने आपको एक डेरिवेशन बता दी थी, विद्युत विभव निकाला था हमने बिंदु आवेश के कारण, और ये आया था B बराबर KQ/R। ठीक है, अब हम अगला डेरिवेशन देख लेते हैं, और वो किसकी वजह से है। मैं यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ, देखो, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर विद्युत विभव ये हमारा आज का टॉपिक है। थोड़ा सा कठिन है, आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब हम विभव निकाल रहे हैं, देखो किसकी वजह से निकाल रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव की वजह से। हमने आपको बताया था विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब इस समय यहां पर आ जाएगा विद्युत विभव। इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, देखो, सबसे पहले तो आपको विद्युत द्विध्रुव आना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ठीक है, क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव यदि आता है आपको, तो आप चित्र में विद्युत द्विध्रुव बना दीजिए, और फिर किसी बिंदु पर उसका हमें क्या ज्ञात करना है, विभव। उसके बाद हम विभव का सूत्र लगा देंगे, तो आसानी से इसकी डेरिवेशन हो जाएगी। तो मैं पहले चित्र बना रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले हमें क्या बताना है, विद्युत द्विध्रुव। तो इसकी शकल मालूम होनी चाहिए आपको। विद्युत द्विध्रुव में देखो दो आवेश होते हैं, एक -Q आवेश और दूसरा होता है +Q आवेश। एक सिरे को नाम दे देते हैं A और दूसरे को दे देते हैं हम B। इसका मध्य बिंदु हो जाएगा O, और इनके जो बीच की दूरी है उसको हम लेते थे 2a। तो आप देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी विद्युत द्विध्रुव आ जाए आपको ये शक्ल ध्यान रखनी है विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव आते ही ये बनाना है आपके दिमाग में घूम जाना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव में, नाम ही बता रहा है, देखो द्विध्रुव, दो ध्रुव होंगे विद्युत के, यानी आवेश होंगे दो, एक -Q और दूसरा कौन सा हो जाएगा, +Q। सुविधा के लिए हमने इनके बीच की दूरी कितनी ले ली है, 2a, क्योंकि यदि a लेते तो ये दूरी हो जाती a/2, तो और ये भी a/2, तो गणना करने में हमको क्या आती, दिक्कत आती। देखो आप एक बार ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आगे दिक्कत नहीं आती है। पढ़ाई इसलिए तो आसान हो जाती है, हमने यदि पहले चैप्टर में विद्युत ध्रुव को ढंग से समझ लिया तो अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट बना सकते हैं ये विद्युत ध्रुव है। क्लियर। अब वहां हमने एक तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी और एक निकाली थी निरक्ष पर। यहां हम ऐसा करते हैं, देखो, एक बिंदु चुन लेते हैं और उस बिंदु के लिए कोई कोण ले लेंगे। यदि अक्ष पे निकालना है तो उस कोण को कर देंगे 0, और यदि निरक्ष पे निकालना है तो उस कोण को हम कर देंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो एक ही डेरिवेशन से हम अक्ष और निरक्ष दोनों पर विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। समझ में आ गई। तो अब हमें कोई बिंदु लेना है, ना तो अक्ष पे लो और ना लो निरक्ष पर। ठीक है, लास्ट में कोण लेकर हम कोण की जगह यदि 90 रख देंगे तो निरक्ष बन जाएगा, और 0 रख देंगे तो वो अक्ष बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो होता है, देखो, इस बिंदु को, इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर अक्ष यहाँ, और इसके लंबवत होता है निरक्ष। तो हम यहाँ ले लेते हैं, मान लो
है, ना अक्ष पर है और ना ये निरक्ष पर है। क्या चीज लेनी है हमको यहां पर? वो बिंदु लेना है जिस पर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? विभव। तो इस बिंदु का नाम हो जाएगा, देखो बिंदु को अंग्रेजी में पॉइंट कहते हैं, इसका नाम हो जाएगा P। आप दोनों सिरों से इसको मिला दो, ये ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु O से भी मिला दो। क्लियर? तो आप आसानी से ये चित्र बना सकते हो। इनकी दूरी मान लो A और B से, देखो समान तो होगी नहीं, वहां पहले निरक्ष पर समान होती है, लेकिन यहां समान नहीं होगी, आपको चित्र से ही दिख रहा होगा, ठीक है। ये दूरी ज्यादा है और ये दूरी क्या है? कम। तो इनको मान लेता हूं मैं, ठीक है। माना ये दूरी है R1 और ये दूरी कितनी है? R2। अब रह गई कौन सी? बीच की। इसको मान लेता हूं, मानो ये कितनी है? R। क्लियर? यानी हमने प्रश्न पढ़कर ये चित्र बनाया है। विद्युत ध्रुव है, विद्युत ध्रुव बना दिया। किसी बिंदु पर विद्युत विभव पूछ रहा है तो वो बिंदु ले लिया P। ना अक्ष पर है ना निरक्ष पर, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि अक्ष पर विभव निकालिए, निरक्ष पर विभव निकालिए। उसने सिंपल बोला आपको विद्युत ध्रुव के कारण क्या निकालना है? विभव। तो हमने ना तो अक्ष पर उस बिंदु को लिया है और ना लिया है निरक्ष पर, ठीक है। तो ये चित्र हो जाएगा। अब हमें देखो इस विद्युत विभव को निकालना है, तो हम सूत्र जानते हैं इसका, विद्युत विभव का। B बराबर होता है K आवेश Q अपॉन दूरी, यानी B बराबर होता है KQ बटे R। तो हम क्या करेंगे? मुझे K चाहिए, R चाहिए, Q चाहिए। Q दिया हुआ है, R हमारे पास है ही है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे। यहां पर कितने आवेश हैं? 2। एक माइनस Q और दूसरा क्या होता है? प्लस Q। माइनस के कारण हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा माइनस स्मॉल q, प्लस की वजह से यहां पर आ जाएगा प्लस स्मॉल q। तो इस बिंदु P पर हमारे दो विभव हो जाएंगे, एक माइनस आवेश के कारण और दूसरा हो जाएगा प्लस आवेश के कारण, ठीक है। और चूंकि ये अदिश राशि है, दोनों को हम जोड़ देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चित्र बना लेना है। इसमें चित्र में थोड़ा सा यहाँ पर और बनेगा, ठीक है। उसको मैं बताऊंगा क्यों, कैसे पता चलेगा यहाँ पे और बनने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पर चित्र और बनेगा, तो चित्र पूरा बना के हम चित्र के बारे में लिखेंगे, डेरिवेशन करेंगे और हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो सबसे पहले मैं विभव निकालता हूँ माइनस के कारण। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, ऐसे लिख देता हूँ मैं, ए पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण, ए पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव तो देखो BA बराबर हो जाएगा K माइनस Q अपॉन दूरी देख लो, यहां से इस बिंदु P की दूरी है R1, तो यहां पर दूरी आ जाएगी R1। इसको और आगे लिखें तो ये हो जाएगा माइनस KQ बटे R1। दिशा इसकी होती नहीं है तो हमें दिशा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका नाम दे देंगे, समीकरण नंबर हो जाएगा 1। अब आप देख लो, यदि आपको विभव का ये फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। जितने आवेश हों
उनके कारण आप विभव निकाल लीजिए और उनको जोड़ दीजिए। और सभी का जोड़ क्यों करते हैं? अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, देखो खुद ही पता चल जाएगा आपको। यहां a की जगह तो आ जाएगा b, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस। ठीक है, तो हम लिखेंगे b पर स्थित प्लस q आवेश के कारण, b पर स्थित प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो हम P पर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा B, बिंदु V है ये, तो V बराबर आ जाएगा KQ बटे, अब दूरी आएगी और यहां से दूरी कितनी है R2, तो ये आ गया BV बराबर KQ बटे R2। बस आवेश की जगह आवेश लिखा है हमने और दूरी की जगह दूरी लिखा है। सूत्र हमारा ये रहा। क्लियर? इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। फिर ये कह रहा है, आप देखिए 2 विभव आ चुके हैं, कोई और आवेश नहीं बचा है, तो हमें कुल विभव निकालना है। तो P पर कुल विभव, देखो यदि आप इस तरीके से नहीं लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको डेरिवेशन में अच्छी तरह से समझाना होता है कि ये चीज़ कैसे आई, कौन सी राशि क्या है, ठीक है, उसकी दिशा है तो दिशा कहाँ है, ये सब कुछ बताना पड़ता है। आप यदि सीधे ही कर दोगे शॉर्ट में तो आपके नंबर भी कम हो जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ P पर कुल विभव, तो ये हो जाएगा BP बराबर BA प्लस BB, मान रख दीजिए। तो BP बराबर आ जाएगा माइनस KQ बटे R1 प्लस KQ बटे R2। अब आपको सिंपल जोड़ना आता है, उस विधि को यूज कर लो। तो या अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूं BP बराबर KQ बटे R2 माइनस KQ बटे R1। क्लियर? आप देखिए ये खुद ही कह रहा है कि यहां तक तो हम कर लेंगे, फिर हमारी समझ में ये नहीं आएगा कि हमें आगे क्या करना है। तो देखो ये खुद ही कह रहा है, यहां पर कोई राशि इन दोनों पदों में मिल रही है तो उसे कॉमन लेके हम बाहर कर देंगे। तो यहां पर KQ क्या आ जाएगा, कॉमन। तो अगले स्टेप में हो जाएगा BP बराबर KQ को बाहर ले लो, क्या बचेगा 1 बटे R2 माइनस 1 बटे R1। ठीक है, अब फिर देखो फिर क्या कह रहा है ये स्टेप, अरे लघुत्तम ले दो इसका, क्या ले देंगे, लघुत्तम। तो यहां पर आ जाएगा, ये मैं से यहां से मिटा देता हूं। तो BP बराबर आ जाएगा KQ ज्यों की त्यों, इसका हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब देखो कोष्ठक के भीतर संख्या देखेंगे हम, तो R2 और R1 है, इनका लघुत्तम हो जाएगा R1 R2। अब R2 का भाग इसमें देंगे तो R1 बाहर जाएगा, और R1 का गुणा किससे करेंगे हम, 1 से, तो यहां पर आ जाएगा R1, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा। अब की बार इस लघुत्तम में हम R1 का भाग देंगे, R2 बाहर जाएगा, इसका गुणा 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां पर
R2। क्लियर? अब आप देख लीजिए, इसका हम आगे सॉल्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि इनके मान नहीं दिए हुए। आप खुद ही देख लो, R1 माइनस R2 आ रहा है और नीचे इनका गुणनफल आ रहा है, तो आगे अब ये नहीं होगा। हम इसका नाम लिख देते हैं, 2 हो चुका है यहाँ तक, तो इसका नाम हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अभी भी आप देख रहे हो कि जो विभव का सूत्र आया है उसमें R नहीं आ रहा है। ये A और B बिंदुओं से दूरी को बता रहे हैं। एक R1 है और दूसरी कौन सी है, R2। तो हमें ये सोचना होगा कि किस तरीके से इन दूरियों की जगह और हम इस R को ला सकते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। ये चित्र आपको स्पष्ट दिख जाए इसलिए दूरी बहुत ज़्यादा बनाई है यहाँ पर, लेकिन दूरी बहुत ही कम होती है और एंगस्ट्रम की कोटि की होती है, यानी 10 की घात -10 मीटर की कोटि। तो जब ये दूरी बहुत कम है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, देखो ये जो हमारा बिंदु दे रखा है P से लेकर A तक की जो दूरी है, इस दूरी को मैं लगभग इनके बराबर मान सकता हूं। उसके लिए मुझे देखो, एक दूरी को थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा और एक दूरी को थोड़ा सा कम, तो ये दोनों दूरी इस R दूरी पर आ जाएंगी। क्लियर? तो इसके लिए मुझे यहाँ पर PO रेखा को आगे बढ़ाकर A और B से क्या डालने पड़ेंगे, लंब। तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। देखो, इस रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं और इस पर एक लंब तो डाला है, ये हो जाएगा C A से, और एक लंब डालते हम बिंदु B से, हो जाएगा D, और ये हो जाएगा लंब। समझ में आ रही है? हमने लंब क्यों डाले हैं, क्योंकि हमको दूरी R चाहिए इनकी जगह, R1 और R2 की जगह। इसलिए इन दूरियों को R में रूपांतरित करने के लिए हमने दोनों सिरों से लंब डाले हैं, ये C और ये हो जाएगा D। आप चाहते हो तो इस लंब को देखो ऐसे भी डाल सकते हो, B से यहाँ डाल दो C बिंदु पर, और A से डाल दो आप यहाँ इस बिंदु पर। ठीक है? तो यदि B से हम लंब डालेंगे तो पहले A से डालना होगा, तो A से डालेंगे तो इसका नाम हो जाएगा C, और B से डालेंगे तो इसका नाम हो जाएगा D। यानी आप C और D को इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब ये आ जाएगा, यहाँ से हम देखें तो देखो, मैंने अभी बताया था आपको, इनके मध्य की जो दूरी है, ये जो ली है, ये बहुत ही कम है। किसकी तुलना में बहुत ही कम है? इस R की तुलना में। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये दूरी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है स्मॉल a, और ये भी कितनी होगी, स्मॉल e। तो जब हम लिखेंगे तो यहाँ हमें लंब डालने पर लिखना पड़ेगा, लंब डालने पर मैं यहाँ आपको बोल दूंगा, ठीक है, और जैसे बोलूंगा वो आपको यहाँ पर नोट करना है। मैंने हिंद के लिए लिख दिया बस लंब डालने पर। आप देखिए, चूंकि A इज लेस देन R है, मतलब ये जो दूरी है वो इस दूरी की तुलना में, देखिए ये दूरी है वो इस दूरी की तुलना में बहुत ही कम है। ये A छोटी है,
तो मैं इस पी ए को लगभग बराबर किसके ले सकता हूं, पी सी के। अतः पी ए लगभग बराबर हो जाएगा किसके, पी सी के, तथा पी वी लगभग बराबर हो जाएगा किसके, पी डी की। यदि ऐसा है तो ये दूरियां आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, क्योंकि ये बहुत ही कम है। और हम जानते हैं, देखो यहां पर गौर से देखिए, जो PC है, PC हम देखें तो PC बराबर लिखा हुआ है PO प्लस यहां पर हो जाएगा OC, यानी ये दो दूरियों का जोड़ है। ठीक है, इसी प्रकार हम यदि लिखना चाहें PV को, तो PV के लिए भी ऐसा हो जाएगा। देखो यहां पर जो PD है वो किसके बराबर है, PO में से, और OD घटा दो आप, PO माइनस के क्या आ जाएगा, OD। दोबारा से देख लीजिए, देखो P बिंदु ये है और C ये है, तो इसमें दो दूरी हैं, एक तो है PO कह लो या OP कह लो, और दूसरी कौन सी है, OC। तो PO या OP प्लस क्या हो जाएगा, OC। अब PD ये है, तो आप पूरी दूरी देखिए P से लेकर O तक, इस P से O तक की दूरी में से मैं OD घटा दूंगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, PD। क्लियर। अब PC किसके बराबर है, PA के, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं PA बराबर हो जाएगा PO प्लस हो जाएगा OC। यहां पर हम देख रहे हैं तो PA लगभग बराबर किसके हो गया, PC के, तो मैंने PC की जगह क्या लिख दिया यहां पर, PA। ऐसे PD देख लो आप, मैंने PD किसके बराबर लिखा है वहां, PV के, तो ये हो जाएगा PV बराबर PO माइनस OD। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखेंगे PA का मान कितना है, R1 बराबर PO देख लो, PO कितना है, R प्लस आ जाएगा OC, क्योंकि OC मालूम नहीं है। ऐसे ही PV किसके बराबर है, R2 के, R2 आ जाएगा, PO किसके बराबर है, R के, और माइनस आ जाएगा OD। तो देखो क्या किया मैंने, लंब डालने पर ये बहुत छोटा है, R से छोटा है, इसलिए हमने ये लिख दिया PA बराबर PC, PV बराबर PV। चित्र की ज्यामिति से हमने देखा, यहां पर हम लिख सकते हैं चित्र की ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से PC जो है वो किसके बराबर आ रहा है, PO प्लस OC की। इसी प्रकार PD भी बराबर आ रहा है PO माइनस के OD की। इसे देखकर हमने इसकी जगह लिख दिया PA, और PV की जगह लिख दिया, यहाँ PD की जगह क्या लिख दिया, PV। PO का मान दे रखा है R, PA का मान R1, PV का मान R2, PO का मान R। ठीक है, अब यहां तक तो हम कर लेंगे। अब हमारे पास जो दिक्कत आ रही है वो ये है OC और OD की,
यानी ये मान और हमें मिल जाए तो हमें आर दूरी मिल जाएगी इनसे। तो देखिए ओसी निकालना है, आप चित्र पर गौर कीजिए, ये ओसी ज्ञात करना है। और ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, और त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज ए सी ओ। यदि त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है तो हम बोधायन प्रमेय यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। तो बोधायन प्रमेय से हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर, और उससे हमें मान आ जाएगा इस पे। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, इस पर देख लो क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। ये कोण 90 डिग्री का है, तो मैं इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात लगाऊंगा, और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 3 sin cos और tan। तो आप ये देखिए sin लगेगा, cos या tan कौन सा लगेगा, आप इसमें दिमाग लगाएंगे। तो मुझे OC निकालना है, और कौन सी भुजा दी है? OA दी है, मालूम है ए है ये स्मॉल। तो ये देख लो OA भुजा कर्ण है, लंब है या आधार है। ऐसे OC देख लो कर्ण है या लंब है या आधार है। 90 डिग्री के जो सामने होता है उसे कहते हैं हम कर्ण। ठीक है, और जो हम कोण निकालने जा रहे हैं उसके सामने का क्या होता है? लंब। तो यहां पर कोण नहीं है तो हम इस कोण को मान लेते हैं। देखो ये कोण हो जाएगा थीटा, तो ये भी कोण हो जाएगा थीटा। अब थीटा के सामने ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। यानी मुझे आधार निकालना है और कर्ण दिया हुआ है। क्या चीज है ये? आधार। और ये क्या चीज हो जाएगी? कर्ण। तो आधार और कर्ण में संबंध कौन बताता है? cos थीटा। तो मैं यहां पे लिखूंगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नाम लिख दो AOC से, या मैं कर लो AOC में cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आप मान लिख दीजिए, आधार का मान कितना है? OC, और कर्ण का मान है OA, या OC बराबर आ जाएगा OA cos थीटा। OA दिया हुआ है स्मॉल a, तो ये आ जाएगा OC बराबर A cos थीटा। इसी प्रकार आप OD निकाल लीजिए। लिख देंगे यहां पर समकोण त्रिभुज, उसका नाम क्या है? देखो समकोण त्रिभुज का BDO, VDO में इसमें भी cos थीटा लगेगा, cos थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इसमें समझ लो कर्ण तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा OD आधार, ये आधार हो जाएगा। देखो ये थीटा है ना, ये थीटा है, तो थीटा के सामने ये हो जाता है लंब। तो BD क्या है? लंब। ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने ये OB या VO क्या हो जाएगा? कर्ण। तो OD क्या बचा? आधार। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार यानी OD बटे कर्ण यानी हो जाएगा OB। ठीक है, तो यह लिख लेंगे हम
या OD बराबर हो जाएगा OB कॉस थीटा, या OD बराबर आ जाएगा OB का जो मान है वो देख लो कितना है, स्मॉल a, तो ये आ जाएगा A कॉस थीटा, यानी दोनों सेम आ रहे हैं। OC बराबर भी A कॉस थीटा है और OD बराबर भी A कॉस थीटा है। इन मानों को हम यहां पर रख देंगे, तो यहां रखेंगे तो ये आ जाएगा, देखो, अतः R1 बराबर आ जाएगा R प्लस A कॉस थीटा, और यहां पर आ जाएगा अतः R2 बराबर, ये R2 है, R माइनस A कॉस थीटा। क्लियर? यहां तक आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे तो V निकालना है, और V के फॉर्मूले में ये R1 और R2 आ रहे हैं, इनके मुझे मान लिखने हैं, यानी R1 माइनस R2 मिल जाए मुझे, और R1 इंटू R2 मिल जाए, तो उन मानों को मैं यहाँ रख दूंगा। मेरे पास R1 है, R2 है, तो मैं इनसे निकाल लूंगा। यहाँ पर देख लीजिए आप, R1 माइनस R2 बराबर, इसके लिए चाहिए मुझे R1 माइनस R2। R1 आ चुका है और ये R2 आ चुका है, तो हम यहाँ R1 का मान लिखेंगे R प्लस A कॉस थीटा माइनस R2 की जगह लिखेंगे R माइनस A कॉस थीटा। सॉल्व कर लो इसको, तो R1 माइनस R2 बराबर आ जाएगा R प्लस A कॉस थीटा माइनस R प्लस A कॉस थीटा, या R1 माइनस R2 बराबर आ जाएगा, देखो R से R कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है, दूसरा किसका है, माइनस का है, और ये दोनों समान चिन्हों के हैं, जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2A कॉस थीटा। अब तक हम कितने समीकरण दे चुके हैं, देखो ये 3 है, तो यहां पर इसका नाम दे देंगे हम 4। अब हमें क्या निकालना है, देखो R1 इंटू R2 निकालना है, तो फिर से मान रखेंगे R1 इंटू R2 बराबर, R1 ये रहा, R प्लस A कॉस थीटा इंटू R माइनस A कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो आप, और उससे आ जाएगा देखो, इनको यहां लिख देते हैं हम, थोड़ा सा आपको दिख जाएगा, जिससे ये आ जाएगा R1 इंटू R2 बराबर R प्लस A कॉस थीटा इंटू R माइनस A कॉस थीटा। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, तो यहां देखिए इनके मान निकालने हैं, तो A प्लस B, A माइनस B, हमने छोटी क्लासों में सूत्र पढ़ा होगा, A प्लस B, A माइनस B, A प्लस B इंटू A माइनस B होता है, उसे हम लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर। ये सूत्र है, आपने पढ़ा होगा, तो यहां पर आ जाएगा, देखो A की जगह में मान लेता हूं स्मॉल r, और B की जगह मान लेता हूं मैं A कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा R1 इंटू R2 बराबर A स्क्वायर, यानी R का स्क्वायर,
माइनस की जगह माइनस, और v स्क्वायर आ रहा है तो v की जगह क्या आ जाएगा, a cos थीटा, और a cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और इसको हम नाम दे देंगे क्योंकि हमारे काम किए समीकरण 3 में रखने के लिए, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। अब तो देखो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी समझ में आ गया होगा कि 4 और 5 में जो हमें मान प्राप्त हुए उनको हम कहाँ रख देंगे, 3 में। और देखो R1 और R2 हटकर उनके स्थान पर क्या आ रहा है, R, इस सूत्र में भी और इसमें भी, ठीक है। तो ये मान यदि हम रखेंगे तो यहां लिख देंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से मान रखने पर तो ये आ जाएगा BP बराबर KQ, और कोष्टक के भीतर R1 माइनस R2 आ रहा है, उसकी जगह लिख देंगे हम 2A cos थीटा, और बटे आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? आप देख लीजिए, आप यदि किसी तरीके से हम इसको हटा दें A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को, तो हमारा ये फॉर्मूला सरल हो जाएगा। इसको हटा कैसे सकते हैं, देखो मैंने यहां आपको बताया है A इज लेस देन R है, यानी A बहुत छोटा है R से, और A का यहां पर स्क्वायर हो रहा है तो ये और भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो R स्क्वायर की तुलना में मैं A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को नगण्य मानकर छोड़ सकता हूं, ठीक है। तो चूंकि A इज लेस देन R है, अतः A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर इसे छोड़ दो आप, तो ये आ जाएगा BP बराबर KQ, भीतर आ जाएगा 2A cos थीटा बटे आ जाएगा R स्क्वायर। अब देखो एक चीज इससे याद आ रही होगी कि जब भी विद्युत ध्रुव आया है, हमने विद्युत ध्रुव के महत्वपूर्ण गुण विद्युत ध्रुव आघूर्ण को लिखा है, तो हम आवेश के स्थान पर क्या लिख देंगे, विद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो यहां पर फिर से लिखना पड़ेगा, चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हो जाएगा Q गुणा 2A, Q ये रहा 2A ये रहा, तो ये आ जाएगा BP बराबर K की जगह K और Q और 2A की जगह मैं लिख देता हूं P cos थीटा जो कि त्यों, और बटे आ जाएगा R स्क्वायर। तो हमारा विद्युत विभव का ये सूत्र प्राप्त हो जाता है, BP बराबर KP cos थीटा बटे
आर स्क्वायर, और इसको हम समीकरण दे लेंगे 6। क्लियर? तो ये यहां तक आ जाएगा आपको बीपी बराबर के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। तो सबसे पहला आप चित्र बना लेना। देखो चित्र बन जाएगा, उसके बाद हम आपको लिखा देंगे। ठीक है, तो आप चित्र बना लो और उसके बाद मैं चित्र के बारे में बोल देता हूं। आप जल्दी से लिखिए। चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव ए बी दर्शाया गया है। चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव ए बी दर्शाया गया है, जिसके ए व बी सिरों पर आवेश, क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू हैं, और इन आवेशों के मध्य दूरी 2a है, इस द्विध्रुव के केंद्र बिंदुओं से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। माना रेखा OP विद्युत द्विध्रुव AB के साथ थीटा कोण बनाती है। देखो ये शीर्षामुख कोण है, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा। तो थीटा कोण बनाती है। माना बिंदु P की A व B सिरों से दूरियां क्रमशः R1 और R2 हैं। देखो हमने सबके बारे में लिख दिया है यहाँ पर, जो भी चित्र में दिया है, और मैंने आपको जो बोला है वो कहाँ से बोला है। देखो ये सबसे पहले चित्र बनाया था और चित्र में सब कुछ दिया हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो चित्र में एक विद्युत ध्रुव ए भी है, बीच की दूरी 2a है, माइनस और प्लस क्यू आवेश हैं, O से R दूरी पर P है, इनकी दूरी R1 और R2 है। आप देख के ही लिख सकते हो चित्र के बारे में। ठीक है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप चित्र बनाइए और चित्र में जो कुछ भी दिया है उसके बारे में लिख दीजिए। अब बस क्या चीज़ रह गई हमसे, हमने
इन लंबों के बारे में नहीं लिखा है कुछ भी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हम यहां लिखेंगे लंबों के बारे में, ठीक है। और हम लिख सकते हैं यहां पर चित्रानुसार लंब डालने पर। तो आप इसको यहां तक नोट कर लीजिए। अब लंब डालने से पहले समीकरण 3 तक, जब समीकरण 3 तक नोट हो जाए, ठीक है, तब आपको यहां पे लिखना है। मैं बोल रहा हूं 3 तक पूरा हो जाए, उसके बाद आपको लिखना है यहां पर रेखा पीओ को आगे बढ़ाकर इस पर, रेखा पीओ को आगे बढ़ाकर इस पर बिंदु ए व बी से, इस पर बिंदु ए व बी से लंब क्रमशः AC व BD डालते हैं, AC व BD डालते हैं। तो उसके बाद आप ये पूरा उतार लेना, ठीक है। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आप पूरा इसके अंदर नोट कर सकते हो, या आप स्क्रीन पोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और आराम से इसको लिख लेना। हमारा यहाँ तक उत्तर आ जाएगा, ये 6 तक, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसको। देखो जब नोट हो जाए उसके बाद हम आगे क्या लिखेंगे इसमें, मैं यहां लिख देता हूं। देखिए ये बीपी बराबर के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर आया है, तो हम इसको सदिश संकेतन में लिख देंगे। किसमें लिखेंगे? सदिश संकेतन में। तो सदिश संकेतन में देखो कैसे लिखेंगे सदिश संकेतन में। बीपी अदिश राशि है, इस पर वेक्टर तो लगेगा नहीं, ठीक है। आगे के भी अदिश राशि है, इस पर भी वेक्टर नहीं लगेगा। पी सदिश राशि है, तो इस पर हम क्या लगा देंगे? वेक्टर। तो यहां पर आ जाएगा के, पी पर आ जाएगा वेक्टर, आर ज्यों की त्यों स्क्वायर आ रहा है। अब क्या रह गया हमारे पास? कॉस थीटा। तो देखो थीटा और ये वेक्टर एक साथ नहीं आते हैं, क्योंकि थीटा भी दिशा को बताता है। तो ये पी कॉस थीटा है, इससे हिंट मिल रहा है कि ये बिंदु गुणनफल है। बिंदु गुणनफल होने पर हमारे पास कौन सा कोण आता है? कॉस थीटा आता है। तो हम कह सकते हैं, देखो P सदिश डॉट आ जाएगा आर कैप। इसको वेक्टर रूप में लिखेंगे तो हम, क्यों? क्योंकि देखो P सदिश डॉट आर कैप बराबर क्या होगा? P सदिश का परिमाण आ जाएगा P, आर कैप का परिमाण आ जाएगा 1, और दोनों के बीच में बिंदु गुणनफल है, तो इसके लिए आ जाता है कॉस थीटा। यानी हम कह सकते हैं P सदिश डॉट आर कैप बराबर क्या आ जाएगा? P कॉस थीटा, ये वाला। तो मैं P कॉस थीटा की जगह लिख सकता हूं P सदिश डॉट आर कैप। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 7। ये वेक्टर फॉर्म में है। यदि इस कैप को भी हटाना चाहते हो एकांक सदिश को,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी पी बराबर आ जाएगा के पी सदिश डॉट, यहां पर आर कैप की जगह आर सदिश कर दो, आर स्क्वायर ज्यों की त्यों। तो आर कैप बराबर होता है, देखो आपने 11वीं में पढ़ा होगा, आर सदिश बटे आर। तो मैंने के पी सदिश ज्यों की त्यों लिखा है, आर स्क्वायर ज्यों की त्यों है, बस आर कैप की जगह लिखा है आर सदिश बटे आर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बी पी बराबर के पी सदिश डॉट आर सदिश बटे आ जाएगा आर क्यूब, और ये हमारा समीकरण हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है और ये इसका फाइनल उत्तर आ जाता है। ये अदिश फॉर्म में है और ये वेक्टर फॉर्म में, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर एक बात रह जाती है कि हमारे पास 3 बिंदु थे। एक था हमारे पास अक्ष इस साइड में, दूसरा एक अक्ष इस साइड का, और एक हो जाएगा निरक्ष। तो अक्ष और निरक्ष पर विद्युत विभव निकालने के लिए हम इस समीकरण 6 में थीटा का मान रखेंगे। अक्ष निकालना है तो 0 और निरक्ष पर निकालना है तो इसकी जगह हम लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना, इसके बाद हम आगे आपको बता देंगे। ठीक है, इस सूत्र को आप याद रखना, बी पी बराबर के पी कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर।